9वीं क्लास के हिंदी के चैप्टर 1 बातचीत। आपको पता है परिचय से एकदम धुआंधार क्वेश्चन पूछता है, जितना हो सके उतना तैयारी करो और उतना क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव लूट सकते हैं। इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जितना थ्योरी से बनता है ना उससे थोड़ा सा ही कम इनके परिचय से बनता है। तो बालकृष्ण भट्ट मतलब किसी भी लेखक के बारे में आप पढ़ रहे हो तो यकीन मानो बाबू, लेखक से के परिचय से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और चाहे विधा हो, और चाहे उनके रचना के नाम हो, और चाहे उनका जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, और किस कलाकार के वो, किस प्रकार के वो लेखक हैं, किस युग के हैं, किस काल के हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप तैयार हो जाए बाबू। पहला पाठ का नाम है क्या? बातचीत। पहला पाठ हम आज की वीडियो में केवल बातचीत का परिचय जानेंगे। बातचीत जो लेखक है ना, बातचीत के जो लेखक, उन्हीं लेखक के परिचय। इसके बाद हम पूरा बातचीत के पूरा डिटेल में जानकारी देंगे, कैसे बातचीत किया जाता है, कैसे राम रमोवल किया जाता है, कैसे हमारे समाज की औरतें मिलकर हंसी खुशी से हंसी उड़ाती है। कोई लड़का ताना मार देता है कोई लड़की को, तो कैसे बातचीत के जरिए हम उसे सुलझा सकते हैं, वो पूरा हम थ्योरी क्लास में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में केवल बाबू ये जानोगे कि बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय। आइए देखते हैं बाबू बालकृष्ण भट्ट कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट याद रखना बाबू, ये सबसे पहली बात, ये आधुनिक काल के कवि हैं। आधुनिक काल का मतलब होता है जो 1850 ईस्वी के बाद जो भी लेखक आए हैं वो सब के सब आधुनिक काल के ही कहलाएंगे। भारतेंदु युग, हालांकि आधुनिक काल के भी कई गो खंड बांटा जाता है, तो हम भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं स्पेशली। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं? तो सबसे पहले याद रखना आधुनिक काल के। और आधुनिक में कौन? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। ओके। दूसरा बात कि इनका जन्म पूछा जाए तो 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद, जी हाँ, इलाहाबाद को आज हम वर्तमान समय में प्रयागराज कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश में आज स्थित है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ है? तो इलाहाबाद। यदि इलाहाबाद नहीं है तो प्रयागराज लगाओगे, क्योंकि प्रयागराज ही वर्तमान समय में इलाहाबाद के नया नाम रखा गया है। उत्तर प्रदेश में होता है। और इनका मृत्यु देखेगा तो 1914 में बेचारे बाबा होने 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब कैसे निधन होता अंत में देखना। इनका निवास पूछा जाए तो इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ओके। इसके बाद थोड़ा और आगे चलो। इनके माता पिता, इनके माता का नाम बताओगे। इनके माता का नाम तो पार्वती देवी था। क्या नाम था बाबू? पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ऑब्जेक्टिव में आता है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी के नाम क्या है? बताओगे बेनी प्रसाद भट्ट। वो पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। लेकिन याद रखना, जब ये बाल्यावस्था में थे ना, तभी इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है। जैसे इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है तो किसी भी लड़का का कम उम्र में, कोई लड़का उसके कम उम्र में उसके माता पिता का साया हट जाता है सर से, तो याद रखना पूरा घर की जिम्मेवारी उस लड़के के कंधा पर आ जाता है। तो कितना घोर तपस्या करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अब यहीं समझ सकते हैं। कम उम्र में पिताजी का मृत्यु हो गया, जिसकी वजह से पिताजी का व्यापारी का जो धंधा चलता था, पूरा व्यापार इनको संभालना पड़ता था। व्यापार उतना अच्छा नहीं चला, जिसकी वजह से इनके घर में आर्थिक तंगी आई। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गया, पैसा के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। और पैसा के प्रॉब्लम की वजह से कई जगह इधर उधर काम भी करना पड़ा। माता उस समय इनको एकदम प्रोत्साहित करती थी, प्रोत्साहन, मोटिवेट करती थी, बेटा तू कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। माता पिता की सहायता से, मतलब इनकी जो माँ थी पार्वती देवी, मतलब उनकी माँ बहुत ज़्यादा अपने बेटे बालकृष्ण भट्ट को प्रोत्साहित करी कि बाबू तुम पढ़ो, बहुत आगे तुम जाओगे। तो बालकृष्ण भट्ट को प्रोत्साहित करने वाला कौन था? तो माँ। याद रखना, माँ ने प्रोत्साहित कर कि बबुआ तू पढ़ लो। तो बबुआ बहुत ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे भी बढ़े। एक तो घर द्वार चलाना, घर परिवार का खर्चा चलाना, उसके बाद अपन पढ़ाई के खर्चा, बहुत ज़्यादा इनके जीवन में स्ट्रगल रहा। लेकिन फिर भी पढ़ाई से लगाव रखे, संस्कृत भाषा से लगाव रखे, पढ़ाई कभी नहीं छोड़े। याद रखना। दूसरा बात कि इनकी माता, इन्होंने भट्ट जी को पढ़ाई में रुचि और लालसा बढ़ाई, मतलब मोटिवेट की। और पूछा जाए इनके पिताजी का नाम तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। शिक्षा प्रारंभ कहाँ से हुआ? याद रखना 1867 ईस्वी में इनके बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा का प्रारंभ होता है। कहाँ से? तो वहीं से जहाँ इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद से। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिया। देखो, जब मैट्रिक पास हो जाता है ना, तो इंटर के बाद अच्छा खासा कोनो डिग्री वाला, कोनो ट्रेंड डिग्री को प्राप्त करने के लिए ना एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद से सरकारी कॉलेज मिलता है, जिसमें आसानी से कम पैसा में आदमी पढ़ाई लिखाई कर लेता है, इसलिए एंट्रेंस पेपर देना पड़ता है। तो ये बतिया याद रखना, ठीक ना बाबू। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस के पेपर कब दिए, तो क्या बताएगा? बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस के पेपर कब दिए? तो 1867 में। उसके बाद देखो, मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास कर दी। ओके, मिशन स्कूल में, ठीक। 1857 से 75 तक प्रयागराज के मिशन स्कूल में अध्यापन के कार्य किए।
अध्यापन के कार्य 1875 ईस्वी तक अध्यापक, 1857 जो लिखा है ना, पहले से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, एक गलती से लिखा गया। 1875 तक मतलब इंट्रेंस पेपर देने के बाद से परीक्षा पास किए, एडमिशन हुआ, नौकरी लगा, और 1875 ईस्वी तक पढ़ाते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। कहाँ? प्रयागराज में लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिए सरकारी स्कूल में। याद रखना 1885 ईस्वी में CAB स्कूल में संस्कृत के अध्यापन किए, अध्यापक के कार्य किए, अध्यापन मतलब अध्यापक के कार्य किए। CAB स्कूल में संस्कृत भाषा के टीचर थे। 1888 में प्रयागराज की कार्यस्थ पाठशाला अंतर कॉलेज में अध्यापक का कार्य किए। प्रयागराज में कार्य पाठशाला का भी कार्य किया। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है? नीचे जहाँ से हम अंडरलाइन करेंगे ना वो याद रखना। और कहाँ से कौन पढ़ाई किया है ये सब नहीं परीक्षा में पूछता, ना के बराबर, एकदम 0% के बराबर, तो ये छोड़ दो। आगे देखो 1888 में एगो बात याद रखना, 1888 में एगो बात याद रखना कि 1888 में जब प्रयागराज के विद्यालय में जब पढ़ाई के कार्य कर रहे थे, पढ़ाने का कार्य कर रहे थे, तो उस समय इनके अंदर ऐसा महसूस हुआ ना कि पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं है, मतलब पढ़ाने में कुछ रखा नहीं है, इसलिए हम साइड से कोई काम करेंगे। तो अपना पढ़ाई लिखाई उलझन छोड़ छाड़ के, पढ़ावल लिखावल छोड़ छाड़ के एकदम चल गए लेखन शैली में। लेखन मतलब निबंध लिखना शुरू कर दिए, पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। पत्रिका मतलब अखबार, एक पत्रिका कई बार परीक्षा में पूछा हुआ, इसलिए इसे भूल नहीं सकते हो। नौकरी छोड़नी पड़ी और लेखन कार्य में जुट गए। इनके अंदर से ऐसा मन हुआ कि अब छोड़ ही देते हैं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस समय देखो अंग्रेजों का ज़माना चल रहा था। अंग्रेजों के ज़माने में सैलरी बहुत कम हुआ करती थी टीचरों का। आज देखो तो एकदम लाल हो गया मास्टर साहब। विशेष परिस्थिति में पिताजी के निधन के बाद भट्ट जी गृह कलह तथा आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम किया और आगे बढ़ा। हम शुरू से बता दिए हैं। रचनात्मक कार्य देखो, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ से देखो 1 नंबरिया क्वेश्चन आता है कि बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका का नाम क्या है? तो याद रखना बाबू, बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका का नाम है प्रदीप। क्या नाम है बाबू? प्रदीप। है याद रखा, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका मतलब अखबार निकालते थे, उस अखबार के नाम क्या था? पत्रिका अखबार था। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और बात, कहाँ से मोटिवेट होकर अखबार निकालना शुरू कर दिए, पत्रिका निकालना शुरू कर दिए? तो उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक बहुत बड़ा विद्वान हुआ करते थे। हिंदी के आधुनिक हिंदी काल के उज्जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उन्हीं से मोटिवेट होकर, प्रेरणा लेकर हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में प्रदीप नामक पत्रिका निकाले। तो ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना कि कौन पत्रिका निकाले? प्रदीप। कब? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में पत्रिका निकाले। और 77 ईस्वी में जैसे पत्रिका निकालते हैं तो एगो बात याद रखना, ये केकरा से मोटिवेट भय रहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। बस यही याद रखना। तो इतना अंदर नहीं जाता है, केवल हिंदी प्रदीप याद रखना, यही पत्रिका। याद रखना, ये मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका समझते हो? महीना पर निकाला जाता था। 33 वर्ष तक चलाते रहे, मतलब 33 वर्ष तक पत्रिका निकालने के कार्य किए। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा भी किए। समीक्षा का मतलब वेदों को बहुत बड़ा, वेद पढ़ाई लिखाई करने के बाद समीक्षा निकाले कि वेद होता क्या है। वेद के बारे में बहुत ऐसे जानकारी दिए कि वेद में अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बनेगा 1886 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के एगो संयोगिता स्वयंवर नामक कोई रचना है, इसका बहुत ज़्यादा आलोचना किए थे। आलोचना का मतलब कुछ बुराई बताना और उसे सुधारने का भी प्रयास करना। देखो आलोचना होता तो इंसान को सुधरने का अवसर मिलता है। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादक के लिए श्याम सुंदर दास के काशी बुलाए गए। देखो जब बालकृष्ण भट्ट का अंतिम समय चल रहा था, मतलब मरने के कगार पर थे 1914 ईस्वी में, तो उसी समय नाम क्या था? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास इनको इनवाइट किए थे, दिल्ली में आइए और हमारा हिंदी शब्दकोश लॉन्च होने वाला है, आप उसमें इनवाइट कीजिएगा तो हमारा शोभा बढ़ सकता है। लेकिन इन दोनों का विचारधारा नहीं मिला, श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट का विचारधारा नहीं मिला, इसलिए ये नहीं गए। तो यहाँ सब्जेक्टिव में याद रखना, किसने बालकृष्ण भट्ट को इनवाइट किया था दिल्ली में? तो श्याम सुंदर दास। किसके लिए? तो हिंदी शब्दकोश को प्रकाशन करने के लिए, फीता कटवाने के लिए उनको इनवाइट मतलब बुलावा दिए थे, लेकिन विचार न मिलने के कारण नहीं गए। आगे देखो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा बाबू, रचना। अब यहाँ से रचना के नाम याद रखना।
रचना कौन है? उपन्यास में रचना पूछेगा, रहस्य कथा किसका रचना है? नूतन ब्रह्मचारी किसका रचना है? 100 अजान 1 सुजान ये रचना किसका है? सब कुछ रचना बालकृष्ण भट्ट का है। तो ये रचनात्मक तौर से बाबू पूछेला, ऐसे तू चाह के भी छोड़ नहीं सकते हो। उपन्यास में पूछा है, उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास निम्न में से कौन है? तो याद रखना, सब याद रखोगे ना तब काम चलेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछता बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास के नाम क्या है? तो याद रखना दूगो, रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, गुप्तबेरी, हमारी घड़ी इत्यादि। नाटक पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट कौन कौन से नाटक लिखे थे? तो याद रखना पद्मावती, वेनिसनहार, शिशुपाल का वध, नल दमयंती आदि। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट का नाटक निम्न में से कौन है? तो ये 3-4 को याद रखो तो आसानी से होगा, नहीं याद रखो तो 1 नंबर गलती होगा। प्रहसन का मतलब ऐसा नाटक के क्षेत्र में एक प्रहसन नामक एक शब्द आता है, प्रहसन, जिस पर आदमी पढ़ता है तो हंसी मजाक आ जाता है, वहीं प्रहसन होता है। जैसा काम वैसी परिणाम, नई रोशनी का 20 इत्यादि, ये दोनों प्रहसन है। मतलब ये पढ़ला से ना हंसी आता है। अब यहाँ देखो, सबसे बढ़िया बात है कि भट्ट जी क्या किए थे, अपने 1000 निबंध निकाले थे। 1000 निबंध, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा निबंध हुआ। 1000 निबंध में 100 गो निबंध इनका सबसे महत्वपूर्ण था। ये बहुत ज़्यादा निबंध लिखे थे, उसमें से 100 गो महत्वपूर्ण निबंध था। उसको भट्ट जी निबंधमाला नामक से 2 खंडों को दो खंडों में संग्रह किया। जब 1000 निबंध में 100 गो महत्वपूर्ण निबंध था ना, उसे क्या किया, 2 गो खंड में, 2 गो पुस्तक में एकदम सबको समाहित कर दिया कि हमारा पूरा निबंध 100 गो इसी खंड में रहेगा। तो कामना खंड में तो निबंधमाला नाम से कोई संग्रहित करने वाला किताब था। तो निबंधमाला नामक कोई किताब है, उसी किताबिया में 2 भागों बनाकर आप पूरा 100 गो निबंधवा लिख डाले हैं। याद रखना। तो पूछेगा 100 महत्वपूर्ण निबंध को किस पुस्तकों में लिखा गया है? निबंधमाला नामक पुस्तक में। कितना खंड में कह के लिखा गया है? 2 खंड में। बालकृष्ण भट्ट भारतेंद्र युग के लेखक हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रारंभिक युग के महान पत्रकार, निबंधकार, हिंदी के आधुनिक आलोचक के जन्मदाता कहलाते हैं। अगर एक पूछा जाए बालकृष्ण भट्ट कौन थे, तो बताओगे महान पत्रकार, पत्रिका, इनके पत्रिका का नाम बताओ। तो अभी ऊपर पढ़े, पत्रिका का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। महान पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे, हिंदी के आधुनिक आलोचक, मतलब इस समय के जो सबसे खतरनाक जो आलोचक माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। अगर पूछा जाए आधुनिक हिंदी के आलोचक के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। तो ये बाबू पूरा आपका लेखक बालकृष्ण भट्ट का परिचय रहा। इसके बाद हम बात करेंगे बाबू बातचीत थ्योरी के बारे में। जब वो थ्योरी A to Z पढ़ाई कर लेते हो, मुँह ज़बानी याद कर लेते हो, तो यकीन मानो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा आपका